सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दो साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हमेशा से रहा है और मैडम अली केस में ये चीज़ तय कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कि आर्टिकल 225 के जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कैसे बनने हैं, किस तरह से बनने हैं, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये प्री प्लान की तरह हुआ है। देखिए, पीटीआई इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में और मेरी इत्तला ये है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक और मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और ये वो मामला है जो कि इलेक्शन से पहले का था, जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना पड़ा और उसके बाद फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अम्ब्रेला तले इस वक्त तमाम असम्बलीज़ में मौजूद हैं। तो अब आइन का जो आर्टिकल 17 उसकी शेख 2 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता और आम इंतखाबात से कबल पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेना इलेक्शन कमीशन का गैर कानूनी इक़दाम था। अब इसमें वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और कुछ दीगर को भी फरीक बनाया गया। अब देखना यह है कि इस मामले से क्या निकल कर सामने आता है। अब जबकि इलेक्शन हुए 100 रोज़ से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और हुकूमत की तश्कील हो चुकी है, सारे के सारे आइनी ओहदे इस वक्त पुर हो चुके हैं, सब ने अपना काम भी करना शुरू कर दिया, पहला बजट भी अब ये हुकूमत देने वाली है। तो अब इस मामले से क्या निकल कर सामने आएगा। एक और अहम मामला जिस पर जो कि शर्जील मेमन का बयान है, जिसमें उन्होंने डिमांड की FIA से कि बानी चेयरमैन के अकाउंट को बंद कर दिया जाए, चूँकि वहाँ से जो वीडियोज़ या जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है वो इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जारी, और बड़ा संगीन इल्ज़ाम उन्होंने लगाया बानी चेयरमैन पर कि बानी PTI किसी सियासतदान या जनरल के नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, तो FIA ये एक्शन ले। अब इस पर बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है PTI के, उनका फौरी तौर पर रद्दअमल सामने आया और उन्होंने कहा कि जो वीडियो जारी की गई, जो पोस्ट की गई, उससे बानी PTI का कोई ताल्लुक नहीं था और वो हर वीडियो या हर पोस्ट की वो अप्रूवल नहीं देते, बल्कि शायद कहने का मकसद उनका ये होगा कि जो सोशल मीडिया टीम्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थिंक टैंक है, शायद काफ़ी सारा कंटेंट वो खुद ही वहाँ से जारी कर देता है। फिर गुज़िश्ता रोज़ मियां नवाज शरीफ के बयान की बाज़गश्त भी अभी तक मौजूद है, जिसमें उन्होंने ये ऑफ़र की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप बता दें अगर आप जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की थर्ड फोर्स नहीं थे, तीसरी कुव्वत नहीं थे, तो अगर आप ये कह दें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बता दे कि उस वक्त का जो इमरान खान जिसको मुखातिब करके अंपायर कहते थे वो कौन था और ये तीसरी कुव्वत नहीं थे, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो अब इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अज़हर सिद्दीक साहब पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद हैं, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नासिर भट्ट साहब भी कुछ ही देर में नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। तो अज़हर सिद्दीक साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर आप लोग अदालत गए, अब इसका मकसद क्या है? ये 100 रोज़ से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, हुकूमत अब तश्कील पा चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन के उस अमल को कलअदम करार देने की आप लोगों की जो कोशिश है वो कामयाब भी हो गई, तो इसके क्या नताइज निकल कर आ सकते हैं सामने? पहले तो बताता चलूं, ये पिछले 5 महीने से ये मामला जो है मैंने उठाया हुआ है ऑलरेडी, कि सेक्शन 215 जो पार्टी इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है, या आइन के आर्टिकल 17(2) से मुताबिक है। एक्चुअली टेकिंग अवे अ सिंबल इज एक्चुअली बैनिंग अ पार्टी। पार्टी को अगर बैन करना है, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अलावा, उसके लिए वफाकी हुकूमत एक ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करती है। तो ये जिस चैलेंज की थी जनवरी के अंदर, फैसला दे दिया, सिंगल जज ने कहा, वो मिस इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने पार्टी को एक एसोसिएशन ट्रीट कर लिया, मामला गया डिवीजन बेंच के पास। 29 फरवरी, डेटें मैं बताता रहूंगा, मुझे तो जुबानी याद है, 29 फरवरी को वो फैसला महफूज हुआ, लेकिन फैसला सुनाया नहीं गया। फिर सेक्शन 104 जो मखसूस नशिस्तों वाला है, रूल 94 जो कहता है कि मखसूस नशिस्तें उसको मिलेंगी जो पार्टी सिंबल होगा, ये भी चैलेंज किया गया। फिर लार्जर बेंच बना 25 मार्च को, और अब तक लार्जर बेंच बैठ नहीं सका। तो ये जो मामला, फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जून को रखा हुआ है, इस पे बहस होनी है।
अटॉर्नी जनरल को नोटिस हो गया था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कि इलेक्शन एक्ट में सर्टन अमेंडमेंट्स हुई थी, वो अमेंडमेंट्स में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फरीक थी, तो उन्हें अंदाजा नहीं था इस बात का कि ये जो अमेंडमेंट है ये इतनी डेंजरस और ड्रैकोनियन है कि आप पार्टी फंडिंग के हवाले से तो अगर देखा जाए वो जो आइन ने फराहम किया है तो कानून मौजूद है जो पहले तो कहता है कि पार्टी का सिंबल जाया जा सकता है, दूसरा तो वायरी हो जाता है कि कानून से मुतसाद बुनियादी हकूक से मुसाम, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वापस मैदान में आ जाएगी। मैदान में किस डेट से आएगी कि जिस डेट से इलेक्शन लड़े थे। जब वो इलेक्शन लड़े थे तो ठीक है, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उन्हें पार्टी के तौर पर सिंबल नहीं दिया था, लेकिन उनकी डेक्लेरेशन पार्टी के तौर पर मौजूद थी। और क्या होगा जब वो जब वापस आ जाएगी तो मखसूस नशिस्तें उनकी बहाल हो जाएंगी, और जो मखसूस नशिस्तों का केस है अल्टीमेटली इसके दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपना एक वजूद आ जाएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इत्तेहाद अपनी जगह पर मौजूद है, साथ साथ मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। ये बहुत आम मामला, और वैसे भी ये ज्यादती है, यानी ये अब ये इससे जो पार्टियों का जो मैंडेट है ये उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के वो तो जो इस वक्त दीगर जमातें हुकूमत की जिनको नशिस्तें मिली थी वो ऑलरेडी उनसे अभी वापस ले ली गई हैं जब तक फैसला नहीं हो जाता। तो इससे पार्टीज का जो मैंडेट है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा ना, सिर्फ वो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पीटीआई की अमरेला तले आ जाएंगे वापस। नहीं देखे ना, मखसूस नशिस्तें जो इनको गई थी वो मखसूस नशिस्तें जो 37 के करीब हैं, जो और कौमी असम्बली के अंदर सूबाई असम्बलियों में बड़ी ढेर सारी नशिस्तें हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वो सारी नशिस्तें हमारी वापस आ जाएंगी। वो तो वरना इलेक्शन कमीशन ने एलोकेट कर दी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, MQM को, इन सब सियासी जमातों में वो जो हमारा हिस्सा है मखसूस नशिस्तों का प्रोपोर्शनेट के मुताबिक जो आनी है वो सारी हमें वापस मिल जाएंगी। दूसरी जो साथ ही साथ एक चीज और जोड़ लेना कि आपको पता है कि जो रिकाउंटिंग के जितने सीटें लेकर गए थे वो रिकाउंटिंग भी लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक 3 ऑर्डर कर दी हैं कि रिकाउंटिंग दोबारा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती रिकाउंटिंग कराई, वो भी सामने देख लिया। और अब आगे अपीलें लेट हो रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आज एक और आ गया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाना चाहते हैं। इसके लिए मौजूदा हुकूमत ने मिलकर, और पर्सन स्पेसिफिक है अपना गिलानी साहब खुद आ रहे हुए हैं फॉर्म 47 के हवाले से, उन्होंने इसमें तरमीम करके कहा कि रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं। तो रिटायर्ड जजेस की जो तरमीम है वो भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है ना कि इलेक्शन कमीशन बड़ी बुरी तरह से फंस गया हुआ है, और ये पार्टियों के लिए बड़े आने वाले दिनों में हालात खराब है। अब इसमें दूसरी साइड की यानी जो हुकूमती जमातें हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, जरा अजहर साहब जरा दूसरी जमातों को भी मौक़िफ़ इस पर जान लेते हैं। तो अब हसन मुर्तज़ा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है इस पूरी सूरत हाल पर? आप देखें 100 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके, 4 महीने इस हुकूमत को बने हुए ऑलमोस्ट मुकम्मल होने जा रहे हैं। अभी तक हम इलेक्शन से पहले और उससे पहले क्या कुछ किया इलेक्शन कमीशन ने, इलेक्शन डे पर क्या हुआ, उसी बहस में उलझे हुए हैं। निज़ाम ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारा मौक़िफ़ तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर है जी कि इलेक्शन हो गए, उस पर तमाम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब उसकी रोकथाम के लिए हमने ही कोशिश करनी है, सियासतदानों का काम है कि बेहतरी की राहें निकालें। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचती हैं उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स ही हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म की तरफ जाया जाए, बातचीत के ज़रिए ये मामलात को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए ताकि कल को आने वाले इलेक्शन में फिर से कोई एक नया जो है वो तरीका वारदात ना निकल आए और इलेक्शन जो है उनको चोरी करने की कोशिश की जाए। ये रास्ते हमें रोकने चाहिए। और बाकी जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके पास फोरम मौजूद हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पे जाएं, अपनी उज़रदारियों को देखें। और हसन मुर्तज़ा, यही तो उनका सवाल है कि वो उन ट्रिब्यूनल्स में या उन फोरम्स पर तो गए हुए हैं, लेकिन अब देखें आप और हम जब बात कर रहे हैं तो ये 100 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। तो ये इतना वक्त काफ़ी नहीं था कि कम से कम चंद एक फैसले तो आना शुरू होते, इसमें इतनी ताख़ीर ना होती? देखिए, ये तो हमारा अदालती निज़ाम है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको बेहतर भी हम लोगों ने ही करना है जी। उस पर भी हम क्या एतराज़ करेंगे कि वो कायम बैठे हैं, उस जुडिशल सिस्टम को भी ठीक करें, उस रिफॉर्म्स भी करें। करने तो हमने ही है। अगर आज ये कोई समझता है कि मैं कल को इसी का बेनिफिशियरी होऊंगा
तो इस चक्कर में कोई अगर पड़ा रहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये सिलसिला रिफॉर्म्स के बगैर खत्म नहीं हो सकता। सही, और उसमें जाहिर है हुकूमत का और ऑपोजिशन दोनों का बड़ा अहम किरदार होगा। अब राजा खालिद महमूद साहब, दोनों का बड़ा अहम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना पड़ेगा और इसके बाद के जरिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, क्या अजहर साहब क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरे चले नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, हसन मुर्जा साहब ने ऐसे ही कह दिया। हसन मुर्जा साहब ने एक बात वो देखी नहीं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल तो बन गए हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन उसको फैसला ही नहीं मान रहा। अप्रैल से बन गए हुए हैं, अप्रैल से बन गए हुए हैं। और अब आगे वो क्या, और ये हुकूमत ने तरमीम किया है कि रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे। तो ये तो जो काम किया है ये जमहूरियत के मुनाफी है, और ये तो धांधली को फरोग देने की बात है। भैया हाई कोर्ट के जब ट्राइब्यूनल बन चुके हैं उनमें केसेस सुने जाते, किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना हुकूमती सतह पे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ठीक है, तो नासिर भट्ट साहब, इस पर अब जाहिर है कि चूंकि अब फिर तोपों का रुख हुकूमत की तरफ हो जाता है, इसमें आप लोगों का किरदार बड़ा अहम है। अगर कोई रिफॉर्म भी करना है तो अपोजिशन को इंगेज करना है, पार्लियामान में लेकर आना है। पार्लियामान में लोग मौजूद हैं लेकिन जाहिर है कि एक एहतजाजी कैफियत में, तो जब तक वो उस कैफियत से निकलेंगे नहीं तो कैसे ये रिफॉर्म्स वाला मामला आगे बढ़ सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर सिद्दीक साहब की मैं बात सुन रहा हूँ, बीच में कट जाती है। ये मसूद बेचारे काफी अर्सा यूके गुजार के वापस आए थे, इनको तो पीटीआई वाले ऑन नहीं कर रहे, उनकी ज्यादती है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं तो इनका मैथ्यू कि इनको भी ऑन करें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ बैठे हों। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुका है, अदर सिद्दीक साहब को पता होना चाहिए कि फैसले भी हुए हैं। कुछ हमारे या पीपल्स पार्टी के लोग जो है गिनती हुई है दोबारा, वो बहाल हुए हैं, वो MNA बने, MPA बने, फिर वो कोर्टों में चले गए, स्टे हो गया, ये काम तो चल रहा है। लेकिन आपने बात की रिफॉर्म वाली, वो इमरान खान तो कहता है मैंने बात करनी है आर्मी चीफ से और ISI के जनरल से, वो तो कहता है मैंने सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। तो आप मुझे बताएं रिफॉर्म आप किसके साथ बैठ के करेंगे? इनको चाहिए इमरान खान 9 मई के वाकयात में फंसा हुआ है, उसको चाहिए वहां से माफी मांग ले और हुकूमत के साथ बैठे, जो उनके तहफुजात है वो हुकूमत ही दूर करती है। हुकूमत और अपोजिशन बैठती है तो कोई बात आगे चलती है, लेकिन ये ना मानने वाली बात है। ये कहते नहीं हमने पीपल्स पार्टी, नून और MQM इनसे बात ही नहीं करनी। तो भाई आपने किससे बात करनी है जरा बता दें। बात तो आपने हुकूमत से ही करनी है ना, हुकूमत और अपोजिशन बैठेगी तो कोई बात आगे चलेगी। बिल्कुल। अजहर सिद्दीक साहब, ये अभी जिस तरह बात कर रहे थे नासिर भट्ट साहब कि आप लोग ये कह रहे हैं कि अब हमें बात ही इन सियासी क़ुव्वतों से नहीं करनी, हम पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बात ही नहीं करना चाहते, तो फिर रह कौन गया है मुज़ाकरात के लिए? फिर गुफ्तगू किससे हो सकती है? और इन ये जो आपस में इस वक्त एक बयानात का एक सिलसिला चल पड़ा है दोनों तीनों पार्टियों की जानिब से, तो ये अगर नहीं रुकेगा, ये तलखिया कशीदगी नहीं कम होगी, तो मामला कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि अपना गुफ्तो शनीद क्या करनी है। ये कहते हैं मिसाके पाकिस्तान करना है। मिसाके पाकिस्तान तो इन्होंने 2.5 सालों में सत्यानाश कर दिया मईशत का। इनके पास है क्या देने के हवाले से? जाली मैंडेट के जरिए है, यानी मुज़ाकरात क्या करने हैं? यानी अभी जो सारा कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? असल तो बात है कि ये आए इस बात पे कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल माइनस है। एस्टैब्लिशमेंट कोई नहीं सारे काम में नजर आ रहा है, सारा जो कुछ हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या एक रोल पे आपको डाउट रह गया है। जजेस के खत आ गए, बहुत सी चीजें, सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गई है। और साइफर के हवाले से वो बाकायदा प्रोसिक्यूटर ने हामिद अली शाह साहब ने, मैं कोर्ट में मौजूद था, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि वो जनाब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिकन ने ये धमकी दी थी, तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद जो लाई गई, वो हर एक को पता है कि तहरीक अदम एतमाद किस मकसद के लिए लाएगी और इमरान खान साहब को क्यों गिराया गया। और साहब आप दादा लगाए ना, इमरान खान ने ऐसा किया है, यानी ये पॉलिटिकल एक लड़ाई थी। पॉलिटिकल लड़ाई को समझ के साइबर का केस बना देना, और उसके बाद अभी हमने इद्दत वाला केस देखा, उनमें वोकला देखा, फिर हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के वकील जो नैब में, जो इनके जाती वकील थे वो नैब के वकील बने हुए थे, वो इलेक्शन कमीशन के वकील बने हुए थे। यानी हालात ये हैं। अब अजहर साहब, इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल मियां साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने तो ये कहा कि कौन सा कोई एक केस झूठा इमरान खान पर मौजूद है, जरा वो बता दें। तो ये इस पर हम गुफ्तगू को जरा आगे बढ़ाते हैं। राजा साहब चूंकि रिकनेक्ट हो गए, राजा साहब की राय जानना बड़ा जरूरी है। राजा साहब, आप राय दे रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट था आपकी नज़र में कानूनी तौर पर ये दुरुस्त था, गलत था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब लाहौर हाई कोर्ट तो चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, गुजारिश ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो रिटायर्ड जजेस पे कॉन्स्टिट्यूट होता रहा। ये कोई अनहोनी बात नहीं, नई बात नहीं। दूसरी बात आपने की जो
ये लाहौर हाई कोर्ट में गए अपने इंतखाबी निशान के हवाले से और रिजर्व सीट्स के हवाले से जो बात कर रहे हैं अजहर सदीक साहब, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया, बात यह है कि 100 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया, उसके बाद इन्होंने रजू किया जब एक सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया, गवर्नमेंट बन गई, कैबिनेट बन गई, अच्छा एक सूबे का बजट भी आ गया और बाकी बजट भी आने वाला है, सेनेट के इलेक्शन, बहुत सारा कुछ, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया। इसमें इसे कहा जाता है पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन, यानी इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। अब मैं आता हूँ इस तरफ के ये जो इंतखाबी निशान के हवाले से बात करते हैं, वो आपको पता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था, पेशावर हाई कोर्ट का, वो इनके हक में था। दैट वाज सेट असाइड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेटर ऑन जो रिजर्व सीट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो रिजर्व सीट्स का जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, उसे भी सेट असाइड किया, उसे एलो किया पेशावर हाई कोर्ट ने। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस ऑर्डर को फॉर द टाइम बीइंग टिल द डिसीजन ऑफ द अपील उसे सस्पेंड कर रखा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इनकी इस पिटीशन में कतन कोई फोर्स नहीं, कतन कोई जान नहीं, और ये कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक एलो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल ऑफ लैचेस जो है वो इन्वॉल्व होता है। लैचेस ये है कि आप रिट फाइल करेंगे विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम की बात तो चली गई। दूसरी जो बात अजहर सदीक साहब ने फरमाई, हमारे भाई हैं, बड़े एहतराम से मैं अर्ज करता हूं कि आप कहते हैं कि अमेरिका ने निकाला आपकी गवर्नमेंट को। मेरा सवाल आपसे ये है कि अमेरिका ने निकाला, आपने उसके हवाले से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इस तरह के इश्तिहारात चलाए, सोशल मीडिया को इससे भर के रख दिया, लेकिन अमेरिकन जो सफीर था डोनाल्ड लू, उसको आप सुन लें, उसने क्या कहा कांग्रेस में, उसने आपके मौक़िफ़ को टोटली रद्द किया। अमेरिका का जो सफीर डोनाल्ड ब्लूम है, वो अब भी कहता है कि हमें आके कहते हैं कि आपने कोई हमारी गवर्नमेंट नहीं गिराई, हमारी मदद कीजिए, आप मदद के लिए उनके पास जा रहे हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, अमेरिका ने गवर्नमेंट गिराई, ज़ल्मे खलीलज़ाद आपके हक में बयान देता है, 56 कांग्रेसमैन आपके हक में खड़े होते हैं, और आप अपने लॉबियस्ट वहाँ पे मुकर्रर करते हैं कि जो लॉबी करें अमेरिकन में आपके लिए। अगर इतना बदतरीन मुल्क था, इतना उसने आपके साथ जुल्म किया, उसने आपकी गवर्नमेंट तोड़ दी, उसने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाई, तो फिर ये है कि आप उसी से मदद भी मांग रहे हैं, उसी अतार के लोंडे से आप दुआ लेने चले गए। अब इसमें ये सारा तजाद बयानी है, लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं, लोगों को मिसगाइड और मिसलीड करने वाली बात। सही है साहब, ये इसमें जो इलेक्शन कमीशन वाला मेरा सवाल था, जो उनका कंडक्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका पार्टी निशान ले लेना, ज़रा उस पर भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे दीजिएगा कि वो आपकी नज़र में कानूनी तौर पर वो दुरुस्त था या वो इनके साथ गलत हुआ है? जी बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि एक नहीं बल्कि बार बार मुतअद्दिद मौके दिए गए इन्हें कि पार्टी के आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। जब आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम नहीं करवाते, तो फिर उसके बाद आप पार्टी की हैसियत खो बैठते हैं, और आपको इलेक्शन सिंबल उसमें लिखा हुआ है कानून में, वो आपको नहीं मिल सकता। और इसी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और इन्हें इनके इंतखाबी निशान से मारूफ किया। ठीक है, चलें, इस पर यकीनी तौर पर ज़ाहिर है अजहर सिद्दीक साहब भी रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के तो ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब से भी ये पूछेंगे कि अब शर्जील मेमन साहब जो इस वक्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं वो FIA से कि बानी PTI का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसकी क्या वजूहात हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और शर्जील मेमन साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो बानी चेयरमैन है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने की डिमांड सामने आई है। क्या गुफ्तगू की है शर्जील साहब ने, ज़रा ये 2 जुमले उनके सुनिएगा, फिर हम मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये शर्जील साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है, तो ये फिर अगर बिलफर्ज ऐसा हो रहा है और शर्जील साहब की ये इत्तला या खदशा ये सही है, तो फिर ये तो एक बड़ा सवाल या निशान हुकूमत पर, इंतज़ामिया पर भी बन जाता है कि जेल में कैद एक शख्स के पास कैसे सहूलियात मौजूद हैं कि वो वहाँ से अपना सोशल मीडिया अकाउंट रन कर रहा है। देखिए, मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा कोई इंतजाम जो है वो टीवी के तहत के बगैर की सबूत पे लगा रहा हो। यकीनन उनके पास सबूत भी होंगे, तभी वो बात कर रहे हैं।
और फिर अगर ये मुतालबा मेरा नहीं ख्याल से नजायज है कि एक मुल्क के अंदर दोहरा कानून नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो कैदियों को ये सहूलतें मुयसर ना हो कि वो वहाँ पे नेट यूज कर सकें या वहाँ पे जाती पर्सनल टेलीफोन रख सकें या इस किस्म की कोई सहूलत नहीं होगी। और अगर किसी पास तो है तो वो क्यों है, वो नहीं होनी चाहिए। और फिर खान साहब तो खुद भी ये कहते होते हैं कि मैं इसकी बात लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि कुछ शर्जील मेमन साहब ने इतनी कोई गलत मुतालबा कर दिया है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और इदारों के खिलाफ और ये सारी चीज, देखिए हमने जमहूरियत का मतलब या आज़ादी राय का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको जो जी चाहे आप कह दें वो आपके आज़ादी इदारे राय में आ जाएगा। कुछ ना कुछ हमारा मुल्क है, इसको बाकी ममालिक में क्या ये आज़ादी है? चाइना बहुत तरक्की कर गया है। क्या अगर तो ये सब जेल से हो रहा है वाकई, तो फिर ये आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए बड़ी हैरानकुन सूरत हाल नहीं है कि इस वक्त कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत नहीं है या जेल का इंतजाम इनकी पार्टी के तो हाथ में नहीं है, इसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो फिर ये मुमकिन होना, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। ये बिल्कुल हुकूमत के लिए बात है, को जो है उस पर खुद से इकदाम करने चाहिए, शादियों को निशानदेही नहीं करनी चाहिए, ऐसे चीजों की हुकूमत को पता होना चाहिए। बल्कि हमारे जो इदारे हैं ये उनके इल्म में होना चाहिए। जेल हुकाम जो है इसे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये इल्जाम लग रहा है, तो ये है इसकी। ठीक है, तो नासिर भट्ट साहब, ये चूंकि अब ज़ाहिर है अडियाला जेल का इंतज़ाम भी आप लोगों की हुकूमत के पास है, इस वक्त वफाक में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, तो अब ये जो शर्जील मेमन साहब की ये डिमांड है या जो ये उनका इंकशाफ आप कह लें, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि उनके पास ये मालूमात हैं, तो ये अब इस पर हुकूमत की कितनी ग्रिप है मामलात पर? हुकूमत के इल्म में ये चीज़ है या नहीं है, या फिर अब इस पर तहकीकात का सिलसिला शुरू किया जाएगा? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं। मियां नवाज शरीफ साहब के पास फोन तो दूर की बात है कि उन्होंने, आपने सुना होगा कि जब उनकी वाइफ बीमार थी लंदन में, ज्यादा वो कोमे में चली गई थी और वापस इधर आ गए थे, तो मियां साहब ने जेलर, उस वक्त के जेलर से कहा कि मेरी 1 मिनट बात करा दे। तो उस जेलर ने कहा था आपका इस हफ्ते के मिनट खत्म हो गए। अच्छा, ठीक है। और वो ये बात बार बार बताते भी हैं। और फिर उनकी वाइफ फोत होगी, तो ये तो इमरान है, इसको देसी मुर्गे भी मिलते हैं, 8 कमरे खाली करके दिए, ये वाक करता है, वो ट्वीट करता है, तो मोबाइल वो कैसे यूज कर रहे हैं। तो वाकई बात ये है कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान का एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में कोई इस्तेकाम ना आए। ये जो सियासी जमातों से उसने बात नहीं करनी। फिर वो कहता है जी कि मैं एक सियासी लीडर हूँ, आप लीडर हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं। देखिए, इलेक्शन हुआ है, हर जमात ये कहती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारा वोट चोरी हुआ है। तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें फैसले हो रहे हैं। अब हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि और रिटायर्ड जजों को शामिल करके इसको और कहते हैं कि तेजी से फैसले हैं, वो अपनी जगह चल रहे हैं। लेकिन जो मुल्क इस वक्त जिस हालत है उसका हम सब सियासी बातों को एक एजेंडा तो कर लेना चाहिए कि मुल्क की मईशत मजबूत करने के लिए हम एक एजेंडे पे आ जाएं। लेकिन वो इमरान खान कहता है अगर मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है और ISI के सरबराह से बात करनी है, वो समझता है उनसे बात करूंगा तो मैं सही। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो जी आप बिल्कुल, आप ही के पास में आ रहा हूँ, ये जो शर्जील मेमन साहब का जो इल्ज़ाम है, ज़रा इसका भी जवाब दीजिएगा कि क्या खान साहब को वहाँ पर मोबाइल फैसिलिटी, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, और अगर है तो कैसे? मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कभी मुस्कुराता हूँ मैं, और मैं कि इस वक्त इमरान खान उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। आपने देखा कि ट्विटर बंद किया गया, ट्विटर बंद कर दिया आपका। आज भी मुल्क के आज भी ट्विटर बंद है, फरवरी से ट्विटर बंद पड़ा हुआ है आपके मुल्क के अंदर। आपके हद के इज्जत बिल आया, साफियों की जुबानें बंद करने की कोशिश की, पैमना ने दे दिया कि कोर्ट रिपोर्ट की हेयरिंग नहीं करनी। क्या ये जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर? काला काला कानून यहाँ पर बैठकर बनाए जा रहे हैं, और हम वो आपने 3 लोगों के सामने, जावेद साहब ने भी वो अजीबो गरीब से ऑर्डर वही बैठकर बातें ना वो समझ सके चीजों को। भाई जहां तक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, वो इलेक्शन सेक्शन 215 के तहत है, वो होता रहे, वो अपनी जगह है।
लेकिन जिस सेक्शन के तहत आप पार्टी को बैन ही नहीं कर सकते, यानी वो अल्ट्रा वायरी है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको चैलेंज किया है। और वो पिछले 5 महीने से लैचिस का प्रिंसिपल, मैं हैरान होता हूँ, वायरीज भी चैलेंज करते हुए लैचिस का प्रिंसिपल नेशनल चैलेंज पे बैठकर इस तरह की बात की जाए जिसका आइन और कानून 5 मिनट क्लोज क्लास जगह कौन सी हो गई है? भाई कोई ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं, यहाँ बात हो रही है वह कानून के चैलेंज करने की। तो कानून का चैलेंज किसी वक्त भी, हर वक्त, और ये मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। अब अगली बात की तरफ आए, यानी बैठ के टीवी चैनल पे हम इधर की बातें करते हैं, इससे मिलना कुछ नहीं है। इस मुल्क पे जमहूरियत चाहिए। जमहूरियत है क्या? जितना बता दें जरा, जब यहाँ आजादी है कहा? वो भाई अगर जिसने जितना कुछ कहा उसके मुताबिक आपके पास मीडिया, आपके पास स्पीकर लॉ है, आप पर्चे दे सकते हैं। किसने कहा है? यानी यहाँ पर कत्ल की सजाए मौत है, क्या कत्ल करने से रोका जा सकता है? या बता दे कौन सा कानून है जो कत्ल करने से रोकता हो? यानी हैरानगी भाई उसकी वजह ये है कि जो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जेन्युइन बात है, आप बनाए ऐसा कानून को कोई कत्ल ना करे, बना ले ऐसा कानून। कौन सा ऐसा कानून बना लेंगे कि आप कत्ल करने से रोक देंगे, आप डकैती रोक लेंगे, आप दहशतगर्दी रोक लेंगे? ये बातें आप एडवांस माशरे में रहते हैं पूरी दुनिया के हवाले से। वो डोनाल्ड ब्लूम या उसके हवाले से कोर्ट में मौजूद नहीं था, मैं तो कोर्ट में मौजूद था कि जो आगे जो प्रोसिक्यूटर ने कहा, उसने कहा जो इमरान खान कह रहा था वो साइफर के अंदर यही लिखा था। तो ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और क्या रह गया है? और हर एक को पता है। और बहरान और याद रखिएगा, मिसाके जमहूरियत साइन किया था इस सियासी जमातों ने, उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमने छांगा मांगा की सियासत नहीं होने देनी है, हमने ये तहरीक किया था एतमाद वगैरह का सपोर्ट नहीं करना है। रिकॉर्ड पे हमने वो सारा भी देख लिया। मजाक हो गया। मैंने 5 जून 2023 में लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैं कहा था पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है, वोट को इज्जत दो कर जो नारा लगाते थे, जनरल बाजवा से बैठकर मदद करते रहे और होता रहा। एक्सटेंशन देने के लिए हम पे इल्जाम रहा, हम तो हुकूमत में थे, इनके हुकूमत में तो नहीं थे। यानी अगस्त 2018 में हमारी हुकूमत आई, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ कहते हैं उनसे राब्ता हो गया। फिर हमने देखा कि दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ इस मुल्क से कूच करके वो चले गए। कौन लेके गया? वो आपकी हुकूमत थी, लेकिन वो भी आपके अपने डॉक्टर्स ने, आप लोग के अपने मेडिकल पैनल्स ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने, डॉक्टर फैसल साहब ने वो सारी रिपोर्ट दी थी। तो वो फिर क्या? नहीं, वो देखिए बात वजह क्या है, मुझे बिल्कुल ये हुआ, लेकिन हमने बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। बाहर जाने की कंडीशन रखी थी, 5000 रुपए जमा कराए। वो 50 रुपए का स्टैंप पेपर लाहौर हाईकोर्ट ने दिया था, वो हमने नहीं कहा था। हम पे इल्जाम लगता रहा इस बातों से। अब आ जाए शजील नाम अहमद पास, मैं हैरान होता हूँ, आइन और कानून आता नहीं है खुदारा। आजकल हम में से ज्यादातर लोग बॉस है, गेट नंबर 4 पे उठना बैठना रहता है, तो वहां की जुबान बोलना अपनी जगह वो ठीक है भाई, आपके अपने मसाइल। आप जमहूरियत याद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से शहीद जिंदा होते या जुल्फकार अली भुट्टो साहब जिंदा होते, ये देख रहे होते कि इस मुल्क में ये कुछ हो रहा है और इनको सपोर्ट कर रहे होते। ठीक है, चलें नासिर भट्ट साहब भी जरा इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। साहब आपका पॉइंट आ गया, जरा मुकम्मल जी। एक साहब ये बड़ा मेरी बात खत्म कर दूं ना, एक बात खत्म कर दूं। ये शकील नाम अहमद के जो अल्फाज गए हैं उसके ऊपर जी जल्दी से क्विकली। शकील नाम अहमद ने जो बात की ना, चल रहा है इनके पास एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ जेल के अंदर, वो भाई वहां तो मेरा मोबाइल नहीं जाने देते, क्या बातें कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं इनके इस हवाले से, ना इमरान खान के पास जेल के अंदर कुछ मोबाइल है। ठीक है, चलें, ये रिकॉर्ड पर आपका चैलेंज भी आ गया। बैरिस्टर गौर साहब की जो वजाहत है वो भी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, अजहर साहब जरा मौका दीजिएगा, एक जुमला कोई नासिर भट्ट साहब कह लें, फिर जरा मैं जाता हूँ राजा खालिद साहब के पास। जी नासिर साहब। अजहर सदीक साहब को पता है कि जो कुछ 2018 में नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो आपका साकिब निसार चीफ जस्टिस जो सहूलतकार था, उसको तो चीफ जस्टिस कहना भी अदालत की तौहीन है। उसको तो मैं कहता हूँ साबका चीफ जस्टिस के नाम से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, जिसने मियां नवाज शरीफ साहब सिटिंग वज़ीर आज़म थे और इमरान खान और साकिब निसार और फैद, ये आप लोग अपना साकिब निसार, ये लोग क्या थे? आसिफ सईद खोसा आप लोगों का एक ट्रैकर बना हुआ था जिसने इस मुल्क की जो हालत की, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के आपने पहले उसको पनामा से हटा के अकामा पे नायब कर दिया। चलें बट साहब आपका पॉइंट आ गया। जरा चूंकि राजा साहब की टर्न थी, मैं वापस आपकी तरफ से आऊंगा, आपको फिर मौका मिलेगा जी। आज नवाज शरीफ दोबारा जो हमारा इलेक्शन हुआ है कल, उसमें फिर सदर मुंतखब हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ तो सदर आ गए, लेकिन वो साकिब निसार किस सही है। और अब सदर मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जरा उस पर भी मुझे आगे चलकर गुफ्तगू करनी है। जरा कौन से इलेक्शन होते हैं?
हमारे भी तो बिला मुकाबला हुए थे, मुसीबत पड़ी हुई थी। अजहर साहब जरा मौका दीजिएगा, बिल्कुल चलें इसी नुक्ते पर, बल्कि राजा साहब की हम राय जान लेते हैं कि राजा साहब उधर भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए कल मियाँ साहब, और इससे पहले जब बिला मुकाबला चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब मुंतखब हुए थे, तो वो फिर दोनों का जरा आप कानूनी तौर पर मवाजना भी कर दीजिएगा कि क्या कोई फ़र्क है दोनों में, आईन और कानून के मुताबिक हैं दोनों इलेक्शंस या नहीं। और ये जो सोशल मीडिया को ख़ास तौर पर या एक्स को जिस तरह से बंद कर दिया गया है, तो ये बंद करना मसले का हल है या फिर इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस तय होने चाहिए हुकूमत की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं अगर सदीक साहब की एक बात का जवाब दे दूं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। अजहर सदीक साहब इस बात से कतई डिनाई नहीं कर सकते कि इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने शुरू में कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत खत्म की, फिर कहा कि मियां नवाज शरीफ ने मेरी हुकूमत खत्म की, फिर कहा कि बाजवा ने मेरी हुकूमत खत्म की, और फिर आखिर में जाके आप सबको पता है कि उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी असल आदमी है जिसने हमारी हुकूमत खत्म की। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजवा साहब रिटायर होते हैं 2022 नवंबर में। 2023 मेरी बात साहब ये ना करें रुकिएगा, मैं आता हूँ आपकी तरफ जरा जी। नहीं बोलता राजा साहब आप कंप्लीट कर लें, लेट मी स्पीक, मुझे बात करने दे, मैं आपकी बात पे कतई नहीं बोलता। आप बेताशा बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, मैं नहीं बोलता आपकी बात में। आप मेरी इन बातों को फैक्चुअली डिनाई करके बदतमीजी भी आ गए, नहीं बदतमीजी तो नहीं है, अल्लाह ना करे ये आपको मारे को। मैं नहीं आया इसलिए मैंने कहा मैं आपकी बात में नहीं बोला, मैंने ये कहा आप बात कर रहे थे, मैं नहीं बोला। बढ़ के बात करें, जरा पता लगे कि सच बोल रहे हैं आप। कमाल है आप। फिर वही बात है, फिर आप बात करें अपनी जो बदतमीजी आपको मुबारक हो, ये आपका कल्चर है, लोगों का मुंह इसी तरह। साहब जो नुक्ता है आप उसी पर रहे ना, उसी पर गुफ्तगू कर लें जरा, ताकि अदर साहब आप भी जरा काइंडली जरा दोनों मौजूद मेहमान थोड़े से जरा ठंडे दिल का मुजाहरा करें। मुकल नहीं हुआ, मैंने नहीं काटा। चैनल पे बैठे झूठ बोले जा रहे हो। अजहर साहब जरा रुकिएगा, आप मौका दीजिएगा राजा साहब को अपना नुक्ता मुकम्मल कर लें, फिर आप भी अपनी दलील दे दीजिएगा। ये झूठ बोल रहा हूँ मैं। आपने नहीं कहा था कि बाजवा ने मेरी बाजवा के कहने पे मैंने असेंबली डिसॉल्व की, बाजवा के जाने के बाद आपने कहा की कसम खाके तो ये कहा चले। अगर आप ऐसे ही कही जा रहे हैं, कैसे एविडेंस से बात करें आप। और थोड़ा एविडेंस पे बात कर रहा हूँ, आप एविडेंस पे बात करते हैं। आप आज जाके बल्ले की बात कर रहे हैं, जाके लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अजहर सदीक साहब मैं मुंह नहीं लगाता। अजहर साहब रुकिएगा जरा, राजा साहब अपना नुक्ता राजा साहब मुकम्मल कर लें, फिर आप भी जवाबी दलील दे दीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा, जरा रुकिए। तो किसी और के साथ जाके चीखे चिल्लाए, मेरे साथ ऐसे ना करें, डोंट डू इट विद मी। चले राजा साहब आपसे भी दरखास्त है, जरा आप नुक्ते पर आ जाएं। ये जो दोनों पार्टियों के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे, सुनाई कुछ नहीं दे रहा। मैं एहतराम के साथ मैंने कहा था कि मैं बसद एहतराम शुरू में मुखातिब करते हुए, ताकि ये आपने उससे बाहर ना आए, लेकिन ये कर देते हैं, इस तरह से अक्सर करते हैं। मैं अब आता हूँ उस बात की तरफ कि मियां नवाज शरीफ का इलेक्शन देखें। पीटीआई का जो इलेक्शन हुआ, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, पहले मरहले पे जो इलेक्शन था वो दैट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनका बल्ले का, पहले इलेक्शन कमीशन ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का इंतखाबी निशान छीना था, इन्हें नहीं दिया गया। अब जो दूसरा इलेक्शन हुआ उसके हवाले से तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उसका पता नहीं किस तरह हुआ, क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं। और अगर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है तो वेल एंड गुड होना चाहिए, सारी पार्टियों के अंदर इस तरह से होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का इलेक्शन मैं समझता हूँ कि जो पार्टी का, उनकी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक। अब जो सोशल मीडिया वाला जो मामला है, जरा ये इस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा कानून के मुताबिक, कि ये इसके रूल्स रेगुलेशंस तय कर लें, एक बाउंड्री एक ड्रॉ कर ली जाए, या फिर ये इसको बंद कर देना ही मसले का हल है और फिर बंद करने के बाद महीनों भूल जाएं। मैं अरबाब साहब, मेरी अर्ज ये है कि इसके हवाले से बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस तय होने चाहिए। सोशल मीडिया बिल्कुल शुतरे बेमहार की तरह हो चुका है। जिसका दिल करता है, जिसकी पगड़ी उछालता है, जिसका दिल करता है उसके कपड़े उतार देता है। और मिस इन्फॉर्मेशन की इंतहा है पाकिस्तान में, और पोलराइजेशन की इंतहा है। हमारी सोसाइटी को, हमारी कौम, माशरे को
बुरी तरह से तकसीम किया जा रहा है, हमारी ठीक है। मुल्क को तकसीम किया तो जा जिस तरह मुख्तलिफ शोबों में इस वक्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हसन मुर्तज़ा साहब, तो सोशल मीडिया में भी बड़ी शदीद ज़रूरत है रिफॉर्म्स की कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातें मिलकर बैठें और कुछ रूल्स पर, कुछ रेगुलेशंस पर मामलात को तय करें। देखिए, रिफॉर्म्स तो हमारी हर चीज में चाहिए जी। हम इखलाकी तौर पे बड़ी गिरावट का शिकार होते जा रहे हैं जी। एक दूसरे में अदम बर्दाश्त इंतहा की होती जा रही है, एक दूसरे का एहतराम खत्म हो गया है जी। हमारी गुफ्तगू में भी एक दूसरे का जो एहतराम है वो यकीनन होना चाहिए, और कोई भी ऐसी बात तो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की भी दिल आजारी हो, चाहे हम मुखालिफ पार्टियों से हैं जी, सारे काबिल एहतराम लोग हैं। और बड़े ही अजीब महसूस होता है जिस वक्त सोसाइटी में ये सारा कुछ होता देखते हैं। अपनी अपनी सब आदमियों ने अपनी अपनी जमात को रिप्रेजेंट करना है या कोई दलील से बात करनी है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई जरूरी है कि हम एक दूसरे के खिलाफ बात करें या एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हो। अच्छा नहीं लगता जी। तो रिफॉर्म्स तो हमें हर जगह पे चाहिए जी। वो चाहे सोशल मीडिया रिफॉर्म्स हो, चाहे इखलाकियात में रिफॉर्म्स हो, चाहे अपने इलेक्शन रिफॉर्म्स हो। हम दिन ब दिन जो है वो बहुत नीचे जा रहे हैं, और इससे ना मुल्क का फायदा है ना ही जमहूर का फायदा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, अजहर सिद्दीक साहब, नासिर बट, खालिद महमूद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बेहद शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।